रेफरेंस बुक होती है ना, जिसका यूज करके सभी आंसर मिल जाते हैं, तो कोई भी मेजरमेंट उससे ही बनेंगे। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो कभी चेंज नहीं होगा। रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या कई के लिए यूज होता है? यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसका यूज किया जाता है किसके लिए? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट। ठीक है। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप थे, वैसे यूनिट के भी दो टाइप होंगे। एक होगा फंडामेंटल यूनिट एंड दूसरा होगा डिराइव्ड यूनिट। कितना सिंपल है, अगर क्वांटिटी फंडामेंटल है तो उसका यूनिट भी फंडामेंटल होगा, और क्वांटिटी अगर डिराइव्ड है तो उसका यूनिट भी डिराइव्ड होगा। सबको पता है मास कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम कौन सा यूनिट हो गया? फंडामेंटल। यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। सब जानते हैं टाइम कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? डिग्री केल्विन। तो डिग्री केल्विन एक फंडामेंटल यूनिट हो गया। ओके। उसके बाद लेंथ। लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर क्या होगा? एक फंडामेंटल यूनिट। तो यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट एंड यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि देखो स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड ये जो क्वांटिटी है फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? डिराइव्ड है। क्यों भाई? देखो ना सर, स्पीड डायरेक्टली मेजर नहीं होगी। स्पीड के लिए पहले आपको डिस्टेंस गिनना पड़ेगा, फिर टाइम गिनना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरह से आएगी आपकी स्पीड। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड एक कौन सा यूनिट हो गया? डिराइव्ड। कौन सा यूनिट हो गया? डिराइव्ड यूनिट। यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है। चलो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेंगे। देखो चलो फटाफट बोलो। क्वांटिटी मतलब वेरिएबल। क्वांटिटी मतलब वेरिएबल जिसके अलग अलग वैल्यूज होते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं? दो। पहला बोलो भाई फिजिकल, दूसरा नॉन फिजिकल। फिजिकल मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है, नॉन फिजिकल मतलब जिसको मेजर किया नहीं जा सकता। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? बहुत सारे। तो इसको स्टडी कैसे करेंगे? क्लासिफाई करके। क्लासिफाई करने के कितने क्राइटेरिया? दो। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी फॉर मेजरमेंट। बेस्ड ऑन डायरेक्शन कितने? दो। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। ये अलग टॉपिक में हम बात करेंगे। दूसरा बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी फॉर मेजरमेंट। कितने टाइप है? दो। कौन कौन से? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल मतलब जो डायरेक्टली मेजर होंगे, इनको मेजर करने के लिए दूसरी कोई चीज मेजर करने की जरूरत नहीं है। बेसिक क्वांटिटीज, इनको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोला जाता है। ओके। जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली मेजर नहीं होती, जैसे कि मोमेंटम। मोमेंटम डायरेक्टली मेजर होगा क्या? नहीं। पहले मास गिनना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी गिननी पड़ेगी, फिर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे सारी क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि अगर आपको एक सेट ऑफ क्वांटिटीज दे दिया जाए तो आपको बताना है कि वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड। तो उसका लॉजिक ये है कि हर एक क्वांटिटी जो बचे हुए क्वांटिटीज हैं उनके कॉम्बिनेशन से अगर नहीं मिल रही, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड है क्या? नहीं, तो उनको बोलेंगे फंडामेंटल। और अगर है तो उनको बोलेंगे डिराइव्ड। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड। तो पता लगा कि मास, वेलोसिटी और टेम्परेचर फंडामेंटल है, बिकॉज किसी भी तरह से मास वेलोसिटी और टेम्परेचर से नहीं मिलेगा, वेलोसिटी मास और टेम्परेचर से नहीं मिलेगी, और टेम्परेचर मास एंड वेलोसिटी से नहीं मिलेगा। तो कौन से क्वांटिटीज हो गए? फंडामेंटल। बाकी हमने डिसाइड कर लिया। ओके। उसके बाद बात की हमने प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट की। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। बोलो हाँ फिर। हाँ डिपेंड है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से देखा। तो मोहतरमा बोल रही है कि सर मास आएगा फोर्स के फॉर्मूला में। ध्यान से सुन बेटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तेरे को पता करना है मास। क्या पता करना है? मास। तो मास क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एक्सेलरेशन। तो मास पता करने के लिए क्या क्या चाहिए? देखो, फोर्स और एक्सेलरेशन। तो फोर्स है, बिना एक्सेलरेशन के मास कैसे पता करेंगे? समझा कि नहीं? क्लियर? हाँ। तो अगर एक्सेलरेशन होता तो फिर नहीं। एक दोनों चाहिए ना। अच्छा मास कैसे पता करेगी? सर फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड करूंगी। तो एक्सेलरेशन कहां है वहां पे?
समझा? तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बना के सवाल पूछ सकते हैं। जेई में तो श्योर शॉट हमेशा ये सवाल आते हैं, नीट का भी कभी किधर जेई में घुस जाएंगे, इधर घुस जाएंगे, कोई बता नहीं सकते, तो पता होना चाहिए। ओके, 2021-22 के बाद ये सब कहानी आई है, तो नए मॉडल के क्वेश्चन है। क्लियर है? क्लियर? हाँ, जैसे यहां देखा क्या है भाई, ये देख बेस्ट एग्जाम्पल ये रहेगा क्या, फोर्स, प्रेशर, एरिया, टाइम। अगर लॉ एक भी क्वांटिटी के लिए ब्रेक हो गया, बात खत्म। फंडामेंटल नहीं है ये बताने के लिए एक ही जरूरी है। क्लियर है? हाँ, तो इस तरह से, बिकॉज प्रेशर कैसे आएगा, फोर्स बाय एरिया, तो भाई प्रेशर फोर्स और एरिया से मिल रहा है, तो ये फंडामेंटल नहीं है। अब बाकी चेक करते बैठेंगे क्या, जरूरी नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से डिसाइड हो जाएगा। ओके, तो अब क्वांटिटीज कौन से देंगे वो उनकी मर्जी है, तुम ना लॉजिक पकड़ो कैसे पता करना है। क्लियर है? उसके बाद ये सारी चीजें, सॉरी ये फिर हमने यूनिट प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट सीखी। उसमें हमने क्या सीखा कि भाई मेजरमेंट कैसे किया जाता है। आपको अगर कोई क्वांटिटी गिननी है, इट कैन बी मास, वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए ना आपको एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए। और आप मेजरमेंट करते हो मतलब एग्जैक्टली क्या करते हो, इसके कंपैरिजन में ये क्वांटिटी कितने टाइम से वो डिटरमाइन करते हो। तो ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है ना, इसको बोला जाएगा यूनिट। क्या बोला जाएगा? यूनिट। तो क्या आएगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। इसके कितने टाइप होंगे? दो, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा, इंटरेस्टिंग चीज आएगी, ध्यान से समझना। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसके पास दो चीजें होती हैं। एक तो उसके पास होती है न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा होता है उसका यूनिट। एक न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू को क्या बोलते हो तुम? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड। जैसे मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो ये जो है ना बेटा 6 × 10⁻24, ये क्या है इसका? मैग्नीट्यूड। और किलोग्राम क्या है इसका? यूनिट। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड को क्या बोला जाता है? न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये हो गई इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, ये हो गया इसका यूनिट। और ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके पास दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है, दूसरा यूनिट है। मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक वैल्यू, और उसके साथ क्या रहेगा? यूनिट। जैसे कि मान लो किसी ने बोला टाइम 25 सेकंड है, तो ये 25 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। सेकंड क्या हो गया? यूनिट। और ये टाइम क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक कहानी क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि सर एक अच्छा यूनिट क्या होगा? ठीक है, अब देखो, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई हमने, अब उसका जो यूनिट है ना 5 लाइंस का है। कितने लाइंस का है? 5 लाइन का। जैसे संस्कृत में श्लोक होते हैं, संस्कृत किसका था? मेरा भी था संस्कृत। उसमें 10th में ना श्लोक होते थे, पता है ना? वो एक श्लोक याद है क्या? ठम ठम ठट ठम ठम, हाँ था ना उसमें, ठीक है। वो खाली घड़े का कुछ श्लोक था। ओके, तो पता कर, मालूम हुआ कि भाई 4 लाइन का यूनिट है इसका। समझ आ रहा? कितना? 4 लाइन का यूनिट है। तो वो इजी टू हैंडल है क्या? उसको यूज कर सकते हैं क्या हम? नहीं यूज कर सकते। बोलो जितने भी शॉप्स है सब अनपढ़ लोगों के। ओके, अब ये पढ़ा लिखा बेरोजगार वहां जा रहा है, उसको बोल रहा है कि भाई एक्स अमाउंट, ये लंबा यूनिट बोल रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे होता है क्या? नहीं। तो अच्छे यूनिट में ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होता है। वो रिक्वायरमेंट अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो यूनिट अच्छा है। जैसे कि पहला यूनिट तो ये चाहिए, यूनिट कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, मतलब दुनिया के सभी देशों ने उसको एक्सेप्ट किया होना चाहिए। अपना सबसे अच्छा दोस्त कौन है? पाकिस्तान। हम बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तानी से, ओके, और वो भी हमसे बहुत करते हैं। समझ आ रहा है? अबे जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उसी में लड़ाई होती है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ। ओके, ऐसे ही होता है, वो बाद में पता लगेगा तुमको। ओके, तो मान लो हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो पंजाब का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां पे गेहूं ज्यादा पिकते हैं ना, तो गेहूं वो इंपोर्ट करेंगे क्या? खुद ही खाते बैठेंगे सिर्फ गेहूं उबाल उबाले? नहीं खाएंगे ना, दूसरों को भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब पंजाब वाले लोग अड़ गए कि बोले हम गेहूं ना लीटर में देंगे। किस में देंगे? लीटर में। और बाकी सब पढ़े लिखे इधर के बोले लीटर में कैसे लेंगे यार, हम किलोग्राम में लेंगे। तो अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना। तो उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस है क्या? नहीं। तो एक यूनिट अच्छा यूनिट तभी कहलाएगा जब वो ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। इन मराठी उसके पास जागतिक मान्यता होगी, सारे देश उसको फॉलो करेंगे। जैसे ब्रिटिश लोग मतलब जो काले होते हैं, नहीं जो गोरे होते हैं। अच्छा ओके, तो ब्रिटिश लोग अभी तक मास ना पाउंड में गिनते, ओके, लेंथ फुट में गिनते। समझ आ रहा है ना? तो उनका एक अलग ही सिस्टम है। तो इससे क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एक अच्छा यूनिट
कौन कहलाएगा? जिसके पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस होगा, दुनिया के सभी देश उसको मानेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दूसरा, वो इनवेरिएंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इनवेरिएंट। पता लगा मॉर्निंग में सब्जी लेने गए तो बैंगन किलो में बिक रहे थे, दोपहर में गए तो लीटर में बिक रहे, और इवनिंग में गए तो वो बैंगन फेंक के मार रहा है बिकॉज बिके ही नहीं। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो चाहे सुबह दोपहर शाम हो, कुछ भी हो, बैंगन हमेशा किस में गिनेंगे? किलोग्राम। तो यूनिट टाइम के हिसाब से चेंज होगा क्या? नहीं। प्लेस के हिसाब से चेंज होगा क्या? नहीं। बोले अकोला के लोग बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, वो बैंगन ना लीटर में बेचते हैं। बोले ओके, तो इधर से लीटर में लेंगे, नांदेड़ में ले जाके किलोग्राम में बेचेंगे। ऐसे होता है क्या? नहीं। तो प्लेस और टाइम के हिसाब से यूनिट बदलना चाहिए क्या? नहीं। तो उस चीज को बोला जाएगा यूनिट इनवेरिएंट होना चाहिए, प्लेस और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज चाहिए, अब अंग्रेजी के सभी एक्सपर्ट लोग बताओ इम्पेरिशेबल का मतलब क्या है? इम्पेरिशेबल हटाओ, पहले पेरिशेबल का मतलब बताओ। अबे अंग्रेजी, अच्छा अब ना सच सच बताना, कुछ है क्या फेंक के मारने के लिए? हाँ, बॉटल है, बॉटल की फूट जाएगी। याद हो, बोलो अंग्रेजी में ना 10th में 90 से अबो किसका किसका स्कोर है? 90 से अबो स्कोर है तुम्हारा? अरे मेरे को ना कभी अंग्रेजी में स्कोर ही नहीं आता था। मेरा ना 12th का अंग्रेजी का स्कोर है 76, लेकिन परसेंटेज 91 है मेरे यहाँ। तो अगर मेरे अंग्रेजी का स्कोर ढंग का आ जाता ना तो मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आता। ओके, उस टाइम डिस्ट्रिक्ट का 94% टॉपर था। तो मेरी अंग्रेजी से बहुत बुरी दुश्मनी है। तो बेशर्मो तुम्हारे 90 अबो है तो बताओ ना पेरिशेबल का मतलब बताओ। हाँ बताओ पेरिशेबल का मतलब। तू इम्पेरिशेबल का बता रहा है? हाँ इम्पेरिशेबल का अबे तो तेरे को पेरिशेबल का पूछा था ना। इम्पेरिशेबल मतलब अनाशवंत, मराठी ओके। इम्पेरिशेबल मतलब अनाशवंत, जी गोष्ट नष्ट होणार नाही, जशी की आपली आत्मा। ओके शरीर तो मिट्टी से बना है, आत्मा अमर है। ओके तो इम्पेरिशेबल यूनिट कभी खत्म होगा क्या? नहीं। बोले सवेरे उठे पता ही नहीं मास किस में गिनना है, गजनी हो गया, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। तो यूनिट कैसे चाहिए? इम्पेरिशेबल, जो खत्म हो जाए क्या? नहीं। खत्म होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बोले हिस्ट्री में लिख रखा है सोने को ग्राम में लेना है, अब कुछ देर बाद उठे बोले पता ही नहीं ग्राम क्या है, पता ही नहीं, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यूनिट कैसा चाहिए? इम्पेरिशेबल। फोर्थ वन, यूनिट इजी टू हैंडल चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए, छोटा चाहिए। 5-25 लाइन का अगर यूनिट होगा तो यूजेबल है क्या? वो नहीं है। उसके बाद इजीली रिप्रोड्यूसेबल। इजीली रिप्रोड्यूसेबल इन द सेंस, मान लो आप 3 शॉप पे चले गए, एक सोनार की दुकान है, सोनार मीन्स जिसके पास सोना मिलता, वाह 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 वेरी गुड। हाँ ओके। दूसरा आप चले गए अड़द दुकान पे, डू यू नो अड़द दुकान मतलब जिसपे क्या मिलता है? लोखंड है, धान्य, वेरी गुड, धान्य मिलते हैं जहाँ पे। और तीसरा आप चले गए जनरल स्टोर्स पे या फिर किराना शॉप पे चले गए। ओके तो आपको ना 3 चीजें खरीदनी है, एक खरीदना है गोल्ड, दूसरा खरीदना है अड़द के शॉप से आपको मान लो गेहूं खरीदने हैं, और आप चले गए इधर तो उधर जाके आपको शुगर खरीदनी है। ठीक है, शुगर खरीदनी है। तो आप चले गए गोल्ड शॉप पे और उसको बोल रहे कि भाई चल जल्दी से, मेरे को ना टाइम नहीं है, 2-3 टन सोना बांध दे, फटाफट 2-3 टन सोना बांध दे। तो क्या करेगा वो? पहले तो कुछ ढूंढेगा, मारने जैसा कुछ है क्या, और उसका मार अच्छे से ढंग से लगना चाहिए, इसलिए हेवी चीज ढूंढेगा, और कुछ नहीं मिला तो खुद का सर पटक लेगा। समझ आ गया? ओके तो उधर तो मास ही काउंट हो रहा है, लेकिन गोल्ड इतना ज्यादा होता है क्या? नहीं। उसके बाद मान लो आप चले गए अड़द दुकान पे और बोले 10 ग्राम गेहूं दे, ओके या फिर 10 तोले गेहूं दे, ऐसे होता है क्या? नहीं। अच्छा काउंट तीनों टाइम, शुगर के टाइम, गेहूं के टाइम एंड गोल्ड के टाइम हम मास ही कर रहे हैं, लेकिन यूनिट अलग अलग है। तो हमें पता हो, अब कुछ हाईली पैसे वाले लोग भी होंगे जो टन में भी सोना ले सकते, तो बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, अपने लिए बहुत बड़ी, लेकिन अंबानी जैसा कोई होगा ओके तो वो ले सकता है ना। तो इसलिए ना हमें कन्वर्ट करने आना चाहिए, यूनिट को रिप्रोड्यूस करने आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। समझ आ रहा है? तो जरूरत के हिसाब से उसको रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए। तो ये एक क्वालिटी उसके अंदर चाहिए। अब कुछ नए क्वालिटीज भी वो दे सकता है, तो देख लेना पॉजिटिव वे में बता रहा है कि निगेटिव वे में बता रहा है। ओके अब ऐसे लिख रहा है, बोले यूनिट गोरा गोरा होना चाहिए, ये थोड़ी क्वालिटी होगी यार उसकी। ओके बोले शादी करनी है क्या यूनिट के साथ? बात समझ आ रही कि नहीं? तो देख लेना, अब अलग भी कुछ दे सकता है, तो डिसाइड कर लेना कि भाई हमारे लिए इसकी रिक्वायरमेंट है क्या, है तो वो पॉजिटिव में होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? तो गुड यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जागतिक मान्यता पाहिजे। दूसरी इनवेरिएंट, टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा इम्पेरिशेबल,
अनडिस्ट्रॉयबल चाहिए। ओके, उसके बाद इजी टू हैंडल एंड फिफ्थ वन इजीली रिप्रोड्यूसेबल। इजीली रिप्रोड्यूसेबल, यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक है। अब ना यूनिट लिखने के कुछ नियम होते हैं, अंग्रेजी वाली नियम नहीं, बोले हमको मास्टर ने पढ़ाया था। व्यक्ती, वस्तू, ठिकाण यांचे नाव लिहित असताना कॅपिटल लेटर पासून सुरुवात करायची। ओके ओके, तो ऐसे नियम इधर नहीं लगाने का, वो अंग्रेजी में लगाने का। ओके, तो फिजिक्स के एक अपने रूल है, यूनिट चेंज ना हो इसलिए यूनिट लिखने के कुछ नियम बनाए गए। जैसे कि मान लो आप कोई यूनिट लिख रहे हो, ओके, यूनिट है न्यूटन, न्यूटन यूनिट है, तो न्यूटन का सिंबल आपने लिखा n। अब मेरे को ना एक आदत थी कि मैं क्या करता था, किसी मतलब ब्रैकेट में लिख देता था, या वो इस टाइप का ब्रैकेट बहुत पसंद था मेरे को, इसको महिरूपी कौन से बोलते हैं ना, ऐसे होता है ना। अरे ये ब्रैकेट को क्या बोलते हो तुम? कौन सा ब्रैकेट? अच्छा, स्टैंडर्ड लोग अंग्रेजी में बोलेंगे ना, तो मैं मराठी वर्जन बता रहा था, महिरूपी कौन से बोलते हैं इसको। ओके, तुम क्या बोलते? कर्ली ब्रैकेट। अच्छा ठीक है, जो कुछ भी है, भेंडी ब्रैकेट, बैंगन ब्रैकेट, जो कुछ भी है, तो ब्रैकेट में लिखेगा। कोई क्या करेगा, इसके आगे क्वेश्चन मार्क दे देगा। अब एक एजुकेटेड लोग आएगा, वो क्वेश्चन मार्क को कुछ लेटर पढ़ लेगा। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, यूनिट चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे करके यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आया? तो ऐसा ना हो इसलिए क्या किया गया, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए यूनिट लिखने के। 4-5 रूल है, ध्यान से समझ लो, नेक्स्ट पेज पे लिखे होंगे। पहला रूल, जब भी आप फुल फॉर्म लिखोगे, व्हाट इज मीन बाय फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म? फुल फॉर्म मतलब पूरी स्पेलिंग, एंड शॉर्ट फॉर्म मतलब उसका सिंबल। वाह 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 वाह, ठीक है ना। तो जब भी फुल फॉर्म लिखेंगे तो कौन से लेटर से स्टार्ट करेंगे? स्मॉल लेटर। तुम्हारे नियम नहीं है, ये फिजिक्स के नियम है। फुल फॉर्म अगर लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो। और सर किसी का नाम होता है, कुछ भी होते झंडूलाल, वो किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल से ही स्टार्ट होगा, चाहे नाम हो, कुछ भी हो। फुल फॉर्म है शॉर्ट, मतलब दूसरी बारह खड़ी, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फुल फॉर्म हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अब फुल फॉर्म का इश्यू खत्म, अब आता है सर उसका सिंबल। तो सिंबल अगर किसी के नाम का है तो कैपिटल से स्टार्ट होगा, और नाम पर नहीं है तो स्मॉल से स्टार्ट होगा। अब साइंटिस्ट लेवल के लोगों का प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या? बोले सर डाउट है, कैसे? हमें कैसे पता लगेगा कि वो किसी का नाम है या नहीं? समझ आ गया? वो तो यूज में आ जाएगा ना। जैसे मीटर कैसे डिसाइड, मीटर किसी का नाम है क्या? बोले मीटर झंडूलाल केंद्रीय, तो मीटर थोड़ी किसी का नाम है यार। मीटर नाम है क्या किसी का? नहीं। समझ आ रहा है? सेकंड किसी का नाम है क्या? नहीं। समझ आ रहा है? तो वो तो समझ आ जाएगा, जनरल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो किसी के नाम से अगर सिंबल है, तेरे नाम की मेहंदी टाइप, ओके, तो नाम से अगर सिंबल है तो कैपिटल में लिखने का। पहले हमारे टाइम बहुत चलता था, बोले आशिकी टाइप के जो बच्चे होते थे इधर लिख के लाते थे, कुछ ऐसे ऐसे वैसे करके कुछ लिखते थे ना हाथ पे, इधर उधर पता नहीं किधर किधर लिखते थे। ओके, तो सिंबल अगर है, किसी के नाम का सिंबल है तो कैपिटल में लिखना, और नाम का नहीं है तो स्मॉल में लिखना। अच्छा, मेरा लेक्चर घर वालों को मत बता देना, मेरे छोटे छोटे बच्चे तो पहले ही बता रहा हूँ। ओके, और ठीक है ना, मैं पहले डिस्क्लेमर बोलते हैं ना, उसको दे देता हूँ। ये मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ये किसी वस्तु ठिकाना इससे रिलेटेड नहीं है, और अगर हो गया तो फक्त योगायोग समझावा। ओके, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो अगर सिंबल लिख रहे हैं, किसी के नाम से सिंबल है तो कैपिटल में लिखो, और नाम से नहीं है तो स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है? अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होती है सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, तो क्या भाई, एक है तो उसको कोमड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोमड़ी, बराबर है। और बहुत ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? कोमड़िया। ओके, तो सेम पैटर्न में अपन अंग्रेजी में चिपकाते हैं। ओके, तो उसमें क्या लगाते हैं आप? यस लगाते हो ना। जैसे एग्जांपल बताओ, टेबल, टेबल्स, मार्बल, मार्बल्स। ठीक है, तो इधर वो नाटक नहीं करने। बोले एक है तो किलोग्राम बोल रहे हैं, 10 है किलोग्राम्स, न्यूटन्स। ओके, ऐसे नहीं करने का। बात समझ आ रही है? तो यूनिट का कभी भी प्लूरल नहीं होगा, नियम है। समझ आ रहा है? बिकॉज हर लोग अपनी तरह से प्लूरल करते जाएंगे, पता लगा 2 साल बाद न्यूटन नैटन बन गया। समझ आ रहा है? ओके, तो ये चेंजेस ना हो इसलिए उन्होंने सेट ऑफ रूल्स बना दिए। पंक्चुएशन मार्क भी गलती से यूनिट के बाद नहीं होगा, इवन फुल स्टॉप भी नहीं होगा। टेक्निकली अगर आप यूनिट के बाद फुल स्टॉप लिख रहे हो तो वो गलत है। यूनिट के बाद अगर आप फुल स्टॉप लिख रहे हो तो वो गलत है। तो ये सेट ऑफ रूल्स रहेंगे। पहला कौन सा? फुल फॉर्म हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, चाहे वो किसी का नाम हो। दूसरा, सिंबल अगर किसी के नाम से है
और किसी के नाम से नहीं है तो स्मॉल। यूनिट का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, और उसके बाद यूनिट के आगे पीछे नीचे ऊपर किधर भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा। पंक्चुएशन मार्क मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये मार्क, वो मार्क, मार्क मार्क, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? चलो वही सारी चीजें आगे लिखी होंगी, ये रही भाई। ओके देखो, रूल्स टू राइट द यूनिट पढ़ो। पहला क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या कुछ भी, किसी का नाम भी है तब भी स्मॉल से शुरू करेंगे। जैसे कि ऐसे न्यूटन लिखना गलत है भाई। जैसे न्यूटन बहुत बड़ा आदमी था, उसका नाम आप स्मॉल से शुरू करके बेइज्जती कर रहे हो, नहीं। इज्जत बेइज्जती वो भाषा